नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन था। आपको बता दें कि प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही जो है शुरू हुई और सदन में बजट पर चर्चा हुई। तो वहीं सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान 2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने नौकरियों में अनियमितताओं पर कांग्रेस पर आरोप लगाए। इससे गुस्साए कांग्रेस विधायक अपनी सीट से उठकर वेल तक जो है पहुंच गए। स्पीकर ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। बाद में कांग्रेस विधायकों ने सदन में जो है नारेबाजी कर वॉकआउट कर गए। आपको बता दें कि हंगामे के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में मौजूद नहीं थे। ऐसे में जो है सवाल ये कि जिस तरीके से आज 8वें दिन की कार्रवाई हुई उसमें बड़े मुद्दे जो है आज कहीं न कहीं चर्चा के दौरान देखने को मिले। जहां पर इंस्पेक्टर भर्ती पर हंगामा हुआ तो ऐसे में जो है जवाब मांगते हुए ओम प्रकाश यादव ने वॉकआउट की चेतावनी तक दे दी। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि घोटाले पर 2008 में जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी उसको लेकर जो संज्ञान में आया था उस पर आज चर्चा, और बीते रोज भी यहां पर चर्चा इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा सदन में गूंजते हुए देखा। और इसमें कई प्रश्न जो है पूछे गए तो उसके सवाल के जवाब भी यहां पर मिलते हुए नजर आए। लेकिन अगर बड़े मुद्दों की बात की जाए तो यहां पर किसानों से जुड़ा हुआ भी मुद्दा गूंजते हुए यहां सुनाई दिया। कहीं न कहीं 60,000 करोड़ कृषि कर्ज जो विधायक आदित्य चौटाला ने सवाल पर जो है उन्होंने उठाया कि किसानों पर जो कर्ज है उसके लिए क्या कुछ नीतियां बनी है, तो उसके जवाब में जो है सीएम ने कहा कि किसान कर्जा लेता है और देता रहता है, यह एक रोटेशन है। इस पर आदित्य चौटाला ने यह भी कहा कि पानी खेतों में नहीं जाता, इस वजह से किसानों को नुकसान होता है। आज के दिन की किस तरीके की कार्रवाई को देखते हैं, यहां पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं और जो बजट को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं विपक्ष इसे जुमला और हवाई बजट जो है बताता हुआ दिखाई दिया। और हमने बीते रोज भी देखा कि किस तरीके से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है इसे जुमला करार दिया था। इसको लेकर चर्चा करेंगे और इसको लेकर जो है चर्चा करते हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। राजवीर रोहिला जी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और अभिता द्विजा जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। योगेश सिहाग कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत जो है राजवीर जी मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके की आज की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई तो उसको लेकर जो है आज अगर देखा जाए बजट को लेकर चर्चा थी। सभी ने अपने अपने तरीके से बजट को यहां पर दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है आगामी जो साल है वो सरकार के किस तरीके से रहने वाले हैं। चूंकि एक रोड मैप तैयार होता है, रूपरेखा बनाई जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बजट उसमें अहम भूमिका निभाता है। बजट से तय होता है कि किस तरीके से सरकार जो है कहां कहां कितना खर्चा यहां पर प्रदेश के भीतर करने जा रही है, कौन सी सुविधाएं जो है लोगों को देती हुई नजर आएगी। वो यहां पर हमने बजट देखा जब वित्त मंत्री के तौर पर जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट को पेश किया। उसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। उसको लेकर राजवीर जी आपका क्या टेक है? नमस्ते योगेश जी, अमिता जी और आपके दर्शकों को मेरी राम राम गौरव जी। बजट तो हर साल आता है, ये 11वां बजट था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। जो वित्त मंत्री की भूमिका में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने पेश किया था, 2,15,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट था। करीब 14% पिछले साल से ये बजट ज्यादा रहा और इस बजट में जब 13 नए बिंदु जोड़े गए हैं तो ये लगातार काम करने का हमारा प्रतिबद्धता है। जनता को हम कैसे राहत दें, उसके लिए अलग अलग जो मदों में हमने बजट की जो व्यवस्था की है, जो वित्त मंत्री जी ने बोला यहाँ चर्चा भी करती है चैनलों की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता की आम जनता को हम राहत दें, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, रोजगार के माध्यम से होता है, वो सक्षम बनाने के माध्यम से होता है, वो आत्म सम्मानित जीने की एक शैली हो। क्योंकि जो अभी जो आज जो चर्चा हुई है वो कोई छोटी चर्चा नहीं है, वो एक 20-24 सेक्टरों की बात जरूर है, लेकिन वो उससे ये साबित हुआ कि इस सरकार में भाई भतीजावाद, करप्शन, नौकरियों में वो कितना था।
मुख्यमंत्री जी ने तो 20 की बताई है, मैं आपको जेवीटी की बताता हूँ। जेवीटी का एंट्रेंस एक बच्चे ने पास किया, किसी दूसरे को सीटिंग करवा के, एचटेट का पास किया सीटिंग करवा के, इनके नाम की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद से अंगूठों की बात आ गई, तो वो अंगूठे बदलवाएंगे वो दुबई में जाके उसमें, ठीक है ना। तो ये था इनका कल्चर में, इन लोगों को पेपर लीक नहीं होते थे, लोग सीटिंग कराते थे भाई। अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा बिठा दिया, अपना बच्चा बाहर रख लिया, तो ये इनकी एक प्रथा थी। और इसी प्रथा में सुनील सांगवानी जो हमारे विधायक है राजरी जी, उन्होंने तो फिर ये चीज बोली कि भाई मतलब मेरे फादर साहब किसी गरीब बच्चे को लेके पर्ची लेके गए, तो हुड्डा साहब ने कहा कि तेरा खुद का बच्चा हो तो बता दे, भाई भतीजा तो बता दे। तो जो भाई भतीजा का जो इन्होंने वो नाश किया है, जो जनता की हकमारी की है, जो योग्य बच्चों की हकमारी की है, वो जो कर्मकांडी इन्होंने की है, वो इनको लगातार भूखने पड़ेंगे, लगातार झेलने पड़ेंगे, जिसकी वो आज न झेलने पाएंगे। ये स्थिति पैदा हुई कि भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दो ना तो कोई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको जनता ने बाहर आपको हिसाब मिलाया है। और जो विधानसभा के अंदर है, वो हमारे जो मंत्री है, हमारे विधायक है या एक सत्ता पक्ष है, वो आपको आईना दिखाने का हर वक्त काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में नाम लिए, वो नाम सदन में कोई किसी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, पूरे तथ्यों के साथ नाम लिए गए, बताया गया कि ऐसे ही लोगों ने ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने एक अपना बताया था कि मैं मतलब कि अपने बच्चे के छावे के लिए गया था, तो हमारे मनोहर लाल जी ने स्पष्ट मना कर दिया था। तो ये फर्क है कांग्रेस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, सामूहिकता है, सबका साथ सबका विकास, अंतर की भावना से हरियाणा एक हरियाणवी एक की नारे से जो मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची का सिस्टम सेट करके उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया था, उसी काम का आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहली कलम से 24,700 के करीब जो बच्चे थे उनको लगाने का काम किया था। और भी जो भर्तियां हुई है सारी मेरिट में हुई है। और ये जो विपक्ष का जो एक रहता है हमेशा हमने क्या ये बजट कुछ नहीं है, वो इनका हमेशा रहता है, वो रहने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता का समर्थन वो अपने नगर निकाय चुनाव में देखा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, हमारी 10 की 10 सीटें आई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो सुपड़ा साफ हुआ है, तो इनका आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिहार में इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला है, लेकिन यहाँ हरियाणा में ये लोग ना प्रदेश अध्यक्ष का कुछ बना पा रहे, ना एलओपी बना पा रहे, ना जिला अध्यक्ष। हैबिट की मीटिंग थी कांग्रेस वालों की, तो हरियाणा से जो जिला अध्यक्षों के नाम पे इन्होंने किसको वहां बिठाया, जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई है इनकी, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है बहुत संतुलित बजट है, सबके हितों को साधने वाला बजट है। मुख्यमंत्री जी ने 11,000 सुझाव लिए और उन सुझाव को सामूहिक करके मैं इनकी यादगिरी के लिए बताना चाहता हूँ कि इनकी जो विलेज बोगाटो के लिए IMT की कोई बात रखी थी, तो मुख्यमंत्री जी ने भी मतलब उन चीजों को देख के IMT का या वो इंडस्ट्री हब के लिए वहाँ एक गुलाना के आसपास भी उन्होंने बनाने का घोषणा की है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार है, ये सरकार जनता को समर्पित है, आम जन को समर्पित है। इस सरकार में कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई करप्शन नहीं, और विकास की जो गति है वो नॉन स्टॉप हरियाणा जो हमने एक स्लोगन दिया हुआ था उसी गति से चल रहा है। और आज ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए हमारे क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है राजवीर जी, सरकार जो है आम जनता को समर्पित है, प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही है, जनता के हित में जो है बजट लाया गया है। योगेशी राजवीर जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्या समस्या है कि किस तरीके से जो है बार बार जो है इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर आपकी जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं विपक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में और जनता के लिए, आम जनता के लिए समर्पित है, क्या ये बजट जो है आम जनता के लिए समर्पित है? क्यों बार बार जो है विपक्ष इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है? क्यों कह रहा है कि इस बार जो एलिक्विड बजट किया गया है उसमें से कहीं ना कहीं यहाँ कटौती की गई है? आप जरा इस पर प्रकाश डालें योगेश। देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए मैं अभी रोहिल्ला जी की बड़ी लंबी चौड़ी बातों को सुन रहा था। आप देखिए अगर बजट सही होता, और ये सरकार पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सरकार बजट पे बेंच ही नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही? क्योंकि उस बजट में आप देखिए सबसे बड़ी बात शिक्षा के बजट को घटा दिया गया है, हेल्थ के बजट को इन्होंने कम कर दिया। बजट तो जरूर बढ़ गया 2,15,00,000 करोड़ का,
2,15,000 करोड़ का। और देखिए आप, शिक्षा और हेल्थ एक बुनियादी ढांचा होता है, ना ही उसमें रोजगार के लिए कोई भी सरकार का विजन नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो सरकारी भर्तियां, जो इनके संकल्प पत्र में था कि हमारे 10 साल हो गए हैं, 2 लाख पद खाली है, परंतु उन खाली पदों को जो भर के जो पदों की जो सैलरी होगी उसका कोई बजट में प्रोविजन नहीं किया गया, क्योंकि ये देना ही नहीं चाहते। मेरे जो साथी रोहिला जी ने बिल्कुल सही कही कई बातें, तो ये देखिए नौकरी तो ये पहली बात तो पक्की नौकरी देना ही नहीं चाहते हरियाणा के लोगों को, और जो कुछ दे भी देते हैं वो अभी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती हुए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैं पूरी सूची दिखा सकता हूँ, उसमें हरियाणा से बाहर के लोग। ऐसा क्या है कि हरियाणा के नौजवानों में कैलिबर नहीं है? हम मान लें आपकी पर्ची खर्ची, या तो अटैचियां चलती है, अटैची की अटैची पकड़ी गई स्टाफ सिलेक्शन में एचपीएससी में। अब बता दीजिए आपने क्या कार्रवाई की? वो 3 लोगों को भर्ती करने के पैसे ले रहे थे, क्या वो आपने जांच की? और वो किसके इशारे पे ले रहे थे? क्योंकि देखिए अकेले मेंबर चेयरमैन नहीं ले सकते, बिना मुख्यमंत्री के हाथ के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता कि करोड़ों रुपए स्टाफ सिलेक्शन में एचपीएससी में पकड़े गए हो। तो उसकी आज तक जांच नहीं हुई है, और अब भी कितनी बड़ी बात है। और ये बात करते हैं क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि सदन में बजट में चर्चा हो। वो 2011 की भर्ती का मामला हाई कोर्ट ने, उसमें जो उसका जजमेंट आया है, कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास स्टाफ सिलेक्शन के पास उसका रिकॉर्ड आप चेक करिए। कौन मना कर रहा है चेक करने से? कांग्रेस तो कहती है कि हम तैयार हैं ट्रांसपेरेंसी से, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट ने भी देखा। आपकी आज 11 साल तक आप जांच नहीं करवा पाए। आप मुझे ये बता दीजिए, ये कहते हैं कांग्रेस राज में पर्ची खर्ची चलती थी। हाँ। खुद इनके विधायक सुनील सांगवान जी ने कहा है, तो उनके पिताश्री मंत्री थे। आप देखिए 2009 से 2014 तक वो उनके पिताश्री मंत्री थे, वो इनके विधायक पूछे। आज वो स्वर्गीय स्वर्ग में है, लेकिन पहले तो वो सत्ता में अभी थे, तो इसका मतलब वो भी पर्ची खर्ची चलाते थे। और आज इनके डीपी वत्स है, जो इनके सांसद भी रहे हैं, पूर्व सांसद है, और इन्होंने ही सांसद बनाया उनको, भाजपा के हैं, और वो एचपीएससी के चेयरमैन थे कांग्रेस राज में। तो क्या उन्होंने जी कोई पर्ची खर्ची में शामिल, और उन्हीं को आप सांसद भी बना रहे हो राज्यसभा का? ये फार्मूला तो देखिए प्रदेश की जनता या आप उनको समझ से परे है। आप इस तरह का ढोंग मत करिए। और ये कह रहे पर्ची खर्ची, मैं कह रहा हूँ एचकेआरएम तक में ये इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, वो तो एक कच्ची नौकरी है। और मैं कह रहा हूँ रोहिला जी, आप ग्रुप ए और बी में जब आपके एचपीएससी के मेंबर तक छुट्टी देकर नियुक्त हो रहे हैं, मैं आपके पास उदाहरण दे रहा हूं, वो छुट्टी देकर नियुक्त हो रहे हैं आरएसएस के लोगों को, तो क्या वो फेयर सिलेक्शन करेंगे? जो डेपुटेशन पे नियुक्त हो रहे हैं कुछ मेंबर को छुट्टी दे देके, और आपके मतलब, और आप इस तरह की भाषा बोल के, मैं समझता हूं ये ठीक है। आपने एक चुनाव में आप कह रहे हो कि 24,000 पदों की भर्ती कांग्रेस ने रुकवा दी। आचार संहिता के दौरान कभी आज तक भर्ती हुई है? या आपके समय में या कांग्रेस के समय में चुनाव हुए? आप 10 साल कहां थे? और आज देखिए यूनिवर्सिटीज में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारी बहन अभिषेक जी भी शिक्षाविद है, और मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, शिक्षाविदों से सुझाव लिए। उन शिक्षाविदों ने सुझाव के दौरान कहा कि हमारे पक्की भर्ती तो कर दीजिए। जहां से हमारे रोहिला जी आते हैं, जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, पूरी यूनिवर्सिटी नाम यूनिवर्सिटी है, केवल 30 आदमियों का स्टाफ है परमानेंट लोगों का। आप रोहिला जी, मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा, आप कम से कम यूनिवर्सिटीज में तो देश का भविष्य वहां से बनता है, कम से कम वहां भर्ती तो करने दीजिए। आपकी सरकार रोक लगाती है यूनिवर्सिटियों में भर्ती पे, क्योंकि आपको पर्ची खर्ची नहीं मिलती। वाइस चांसलर और आप में ठनी हुई है आपकी डीएससी में, दोनों में आपस में कि आप नहीं करोगे भर्ती, हमारी चलनी चाहिए। लेकिन भविष्य युवाओं का आप खराब कर रहे हो। आपने युवाओं के लिए, आपका बजट में कोई विजन नहीं है। आपने युवाओं के लिए क्या रोजगार मुखी सरकारी भर्ती का,
तो 50 लाख रोजगार देने की बात तो की जा रही है ना। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। अमेरिका में तो रोजगार देने के लिए कह तो रहे हैं। देखिए, हाँ। देखिए गौरव जी, रोजगार के मुझे रोड मैप तो बता दें रोहिला जी, एक कोई इनका रोड मैप विजन हो। हमारे अमेरिका में सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग डिपोर्ट होके आए हैं। उन लोगों के किस तरह से बंदी बन के आए हैं, आपने उनके पुनर्वास के लिए क्या किया? आपने उन युवाओं का क्या कसूर था? आपने रोजगार नहीं दिया तो वो इलीगल तरीके से विदेश में गए, नहीं तो क्यों जाते वो नौजवान? आपने उनके लिए क्या प्रयास किया? आज आपकी सरकार, हम यही हमारा काम है, धर्म है विपक्ष का, कि हम उन नौजवानों की लड़ाई जो हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के साथ आप मजाक करते हो। आपने डोमिसाइल की सीमा 15 साल से 5 साल क्यों की? अरे भाई, गुजरात में भी आपकी सरकार है, वहां दे दीजिए नौकरी। यूपी में भी आपकी अपनी सरकार है। हरियाणा के साथ एक छोटा सा प्रदेश है, हरियाणा के नौजवानों को क्यों नहीं आप रोजगार दे पा रहे? बाहर के लोगों को आप नियुक्त करते हो। ग्रुप ए और बी में आप कोई लिस्ट उठा लीजिए, क्या बिना पर्ची खर्ची ऐसा संभव है कि हरियाणा से बाहर के नौजवान भर्ती होते हैं, हरियाणा के युवाओं को मौका नहीं मिल पाता? तो मैं समझता हूँ, देखिए गौरव जी, ये जो बजट में जो सरकार है चर्चा से भागना चाहती है, बजट पर चर्चा नहीं चाहती। उन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, हेल्थ को, और जो किसानों को लेकर इनका कोई विजन नहीं। कहते कि लोन लेंगे, ये तो रोटेशन है। इतना भारी कर्जा है हरियाणा के किसानों पर, उसके लिए क्या सोच है आपकी सरकार की? कुछ बजट में उसमें नजर नहीं आया। आप हेल्थ पे देखिए, सिविल हॉस्पिटल का ये बजट, तो पिछली बार जो बजट इन्होंने पेश किया था 24-25 का, 18 विभागों का पैसा लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं किया। गौरव जी, ठीक है, आंकड़ों से बाहर निकलिए। ठीक है, जनता इंतजार करने की। राजवीर जी देंगे इसका जवाब, लेकिन उससे पहले जो अविता जी के पास जाता हूँ। अविता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आज हमने देखा जिस तरीके से कार्यवाही हुई 8वें दिन, और दूसरी चीज जो है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि ये बजट जो है आम जनता को समर्पित है। इनमें एक एक बिंदुओं पर जिस तरीके से सुझाव लिए गए उसको कहीं ना कहीं इसमें समाहित किया गया है और उसको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। और पहले की तुलना में अगर बात की जाए, उसमें कई फीसदी जो है, इसमें 13.7% बढ़ाया गया है बजट को। लेकिन लगातार जो योगेश जी कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर यहां पर कटौती की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार कह रही है कि रोड मैप विजन के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रोजगार दिया जाएगा, 50 लाख रोजगार की भी बात की जा रही है, 1 ट्रिलियन जीडीपी को भी बनाने की कोशिश हरियाणा प्रदेश की जा रही है। तो आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है इस बजट से? गुरु जी देखिए, जो ये बजट आया है ये सिर्फ जुमला लग रहा है। उसके कारण मैं बताती हूँ आपको क्यों। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर 294 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, और 487 ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो 8150 लगभग राज्य के जो स्कूल हैं, वहां पर शिक्षकों की कमी है। आप ये बताइए, जब आप शिक्षा को दुरुस्त नहीं करोगे तो आप उनको रोजगार के लायक कैसे बनाओगे? आपने एक स्किल इंडिया का, कौशल इंडिया का प्रोग्राम चलाया, जिसमें आपने नागरिकों को स्किल बनाने की बात की, 10 साल चलाया, और खुद ही बोल दिया कि आज भी जो देश का युवा है, हरियाणा का युवा है, वो नौकरी करने लायक नहीं है। तो जब नौकरी करने लायक नहीं है तो आपको शिक्षा पर विचार करना चाहिए था। आप बात कर रहे हो कि संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे हर 10 किलोमीटर में। आप कैसे बनाएंगे जब आप स्कूल ही बंद कर रहे हैं? सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको जितने भी सरकारी स्कूल है उनको दुरुस्त करना चाहिए था, उनको एक्सपेंड करना चाहिए था। आप कितने भी मॉडल, अगर विकसित देशों के मॉडल देखोगे तो आप ये पाएंगे कि बिना शिक्षा के और बिना स्वास्थ्य के और बिना रोजगार को दुरुस्त किए आप किसी भी राज्य या देश को नंबर 1 नहीं बना सकते, विकसित नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ा जो जुमला अगर बीजेपी कर रही है वो देश की जनता, युवा और महिलाओं सबके साथ आप ये देखिए उनके भविष्य के साथ खेल रही है। और आप साथ साथ ये देखिए कि हम विपक्ष से भी उम्मीद रखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हो। तो आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी आज भी सारे जितने भी आप देखिए संगठन
संगठन को मजबूत होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति बूढ़ी भी हो चुकी है और विभाजित भी हो चुकी है। युवा पीढ़ियों को आज राजनीति में होना चाहिए। इन्होंने जैसे बीजेपी ने ये कहा कि हम 5 लाख अबिता जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एलओपी हो न हो, लेकिन यहाँ पर हमारी बात रखने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, बात तो रख रही है जो विपक्ष पूरी तरीके से। एलओपी क्या है? एलओपी तो होता रहेगा, क्या दिक्कत है? हाँ, एक संवैधानिक पोजीशन है, संविधान के दायरे में आती है। अगर आप वही उसका पालन नहीं करेंगे तो संवैधानिक पोजीशन का आप मायने नहीं रख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य स्तर पर कांग्रेस के अंदर ये कमियां हैं जो इनके खुद इनके प्रवक्ता मानते हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए, जो बीजेपी के नेता और मंत्री, आप ये देखिए विधायक जब सदन में मीटिंग चलती है तो वहां की जलेबियों के बारे में, गोबर खाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी बातें करोगे तो आप कहाँ रोजगार के बारे में बात करोगे? और आज भी इनकी विधायक है पटौदी से, उसने आपत्तिजनक बयान दिए बीजेपी। तो इस तरीके की देखिए ये राजनीति की पतन को दिखाता है कि किस तरीके प्रतिनिधि आ रहे हैं। दर्शकों को जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप बहुत सोच समझकर आप अपने प्रतिनिधियों को लाइए और अपने बच्चों को बोलिए कि अच्छे बच्चे, शिक्षित लोग अगर जो राजनीति में आएंगे तभी आप देश को नंबर 1 बना सकते हो। सड़ी हुई राजनीति से आप नंबर 1 नहीं बना सकते। और आप ये देखिए कि जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, वो उसका बजट ही 5000 करोड़ दिया इन्होंने। वो मात्र आप ये देखिए सिर्फ 20 से 25% महिलाओं को वो मतलब 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी के तहत मिलेंगे। 75% महिलाओं का क्या? आपने सभी महिलाओं से वोट मांगा है और आप ये देखिए कि आप 5 लाख लखपति दीदी, 5000 ड्रोन दीदी, तो ये तो कुछ भी नहीं है परसेंटेज में। आप सिर्फ महिलाओं को वोट के लिए बहकाना चाहते हैं। आज बात होनी चाहिए थी कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे किया जाए। लखपति दीदी के साथ साथ आज बात होनी चाहिए कि रोजगार दीदी कैसे बनाई जाए। आज ये बात होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन हम ये देख रहे हैं, क्योंकि देखिए समाज में आज जो बलात्कार की समस्या, सब मुद्दे उठाने जरूर आ जाते हैं। कोई भी महिला है, किसी के साथ कुछ होता है, राजनीतिक पार्टी, सब उठकर आ जाते हैं, पर उस पर काम कितना होता है? आप ये देखिए कि अगर हमें सुरक्षित महिलाएं, जब तक आप उनको सुरक्षा नहीं दोगे, ना वो पढ़ पाएंगी, ना वो रोजगार कर पाएंगी। और जब तक वो रोजगार और वो पढ़ नहीं पाएंगी, जब तक वो मेन स्ट्रीम में कभी राजनीति में आ ही नहीं पाएंगी। और ना ही आप बिना 50% महिलाओं को राजनीति से आप सीधे तौर से निकाल दे रहे हो। तो आज भी 75 साल की आजादी के बाद अगर आप यहाँ बैठ के कह रहे हो कि हमने सबके लिए सोचा है, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आज राजनीति इस तरीके से हो चुकी है कि जो लोग खेमे में बट गए हैं, उससे लोगों को तोड़ने की जरूरत है। और धरातल पर, जमीनी स्तर पर लोग चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने जो जिस तरीके से समीकरण बना रखे हैं, उससे लोगों को दिक्कत आती है। और आप ये देखिए कि साथ साथ इसमें हमने ये बात भी देखी, इन्होंने 50 लाख, आपने भी गौरव जी ये बात कही कि 50 लाख रोजगार देंगे। आप ये बताइए मुझे, 50 लाख रोजगार के लिए आप रोहिला जी से एक ही बात पूछ लीजिए, इस रोजगार को देने की इनकी योजना क्या? ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आज तक 10 साल इनकी तो सेंटर में भी सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी, आज तक ये एक भी ढंग से रोजगार नहीं दे पाए। और खर्ची पर्ची की बात करते हैं, आप ये देखिए कि आज बच्चे इतने मजबूर हो गए कि हरियाणा बोर्ड के 10वीं 12वीं के बच्चे जो है वो नकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षक नहीं थे स्कूल में, वो नकल ही करेंगे। खर्ची पर्ची नीट का पेपर हमने देखा है कि जिस तरीके से बोलते हैं, तो इन सारे ये मेरे को रोजगार के लिए एक बार बता दें कि ये इनकी प्रणाली क्या है, ये कैसे नंबर 1 बनाने की जो बात करते हैं, ये फेंकते हैं, वो कैसे करेंगे? ठीक है राजवीर जी जवाब दीजिए। कांग्रेस योगेश याग जी ने भी आप पर सवाल उठाए और जो है अबिता जी ने भी कहा कि जब स्कूल्स आप जो है बेहतर नहीं कर पा रहे, आप देखकर आए कि किस तरीके के जो स्कूल्स संचालित होते हैं बाहर, वहां के उसको अपनाएं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनाया था। वो ये कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से उनके विजन में रखा था, उस विजन को तो कहीं ना कहीं पटल पर लाएं, धरातल पर बताएं कि किस तरीके से रोजगार की चीजें जो है यहाँ देखने को मिलेगी। 2047 तक की बड़ी बातें, 1 ट्रिलियन तक की जीडीपी की बड़ी बातें किस तरीके से धरातल पर हजम होती नजर आती हैं। राजवीर जी। गौरव जी, बहन जी ने बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट से मतलब पढ़ा, तो मेरे को धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी जो किसानों की बात की बहन जी ने, तो अभी 1 मिनट पहले मेरे पास एक वीडियो आया, अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। ये वहाँ किसानों को जो खनौरी और समूह बॉर्डर पर उनकी स्टेजों को तोड़ दिया गया आपकी पुलिस के द्वारा। इस पे जवाब देंगे आप? जब आप हरियाणा में किसान आंदोलनरत थे, हमने उनको कुछ नहीं कहा,
हमने उनसे लगातार बातें की, लगातार चर्चाएं की, अभी भी मीटिंगें हो रही है। आप लोगों को ऐसी क्या चलती थी कि आपने उनके मतलब जो धरने लगे हुए थे शंभू बॉर्डर पर और खमौरी बॉर्डर पर, उनको आपने उठवा दिया, जबरन तोड़वा रहे हो आप। अभी बेशक आप गूगल पे चेक करके देख सकते हो, अभी की बात है, लेटेस्ट इस टाइम की बात है ये। तो आप लोग को कितने संवेदनशील हो, तो ये आपका जो कांग्रेस की जो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है, तो वो दर्शा रही है कि आप इतने संवेदनशील हो मानवता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। एक बात। दूसरी बात, आपके अरविंद केजरीवाल जी आप चुनाव हार चुके हैं सर, कम समय है उसमें कंप्लीट किस हैसियत से वो वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं? वो एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता ही तो हैं, तो वो कैसे रिबन काट रहे हैं? तो मुझे ये प्रोटोकॉल भी जरूर समझाना आप, क्योंकि कोई किसी पार्टी का कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन वो उसे रिबन काटने का अधिकार नहीं होता, जबकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों का उद्घाटन करते हैं रोहिला जी, वो मैं आपकी अभी दिखाऊंगा सरकारी उद्घाटन, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ठीक है सर, जो मैंने 5 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए राजवीर जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने कहना कि जो आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, दिल्ली ये लोग हार चुके हैं, होटल इनके पस्त हो चुके हैं। अभी पंजाब में जाके अपनी ये जो शॉपिंग चला रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजी को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की जनता भी समझ चुकी है ये लोग ढकोसलेबाज है और इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग गुजरात में गए थे तो वहां से फरारी करके। समय इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मुझे रोकना होगा यहाँ पर। राजवीर जी और योगेश त्याग जी, अविता द्विजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए और चर्चा के हिस्सा बनने के लिए। लेकिन लगातार मसला में सवाल यह है कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल निशान खड़े कर रहा है कि ये जो है बजट जुमला है, ये हवाबाई बातें हैं, लेकिन धरातल पर किस तरीके से इसका असर प्रदेश के भीतर दिखेगा, किस तरीके का विजन और किस तरीके का रोडमैप सरकार लेकर चल रही है, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।